हाँ देखो, पहले हमने बजट की एक क्लास बताई थी ना। बजट में हमें तुम्हें बताया था कि सबसे पहले बजट कहाँ पारित किया गया था, कहाँ पर? ब्रिटेन की संसद में। ब्रिटेन की संसद में पारित किया गया था। किसने पारित किया था सबसे पहले? जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, रॉबर्ट वाल्कोट। ठीक है, हमने कहा था कि जो बजट है, बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। फ्रेंच भाषा में बजट को क्या कहते हैं? चमड़े का थैला। क्या बोलते हैं? चमड़े का थैला। और हमने तुम्हें चमड़े का थैला कहा था। भारत में बजट लेके कौन आया था? ठीक है, विल्सन लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1860 में। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा कि भारत में बजट के जनक कौन थे? तो जो कौन थे? विल्सन। ठीक है, जब विल्सन ने बजट पारित किया था उस समय भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। कब किया था बजट पारित भारत में? 1860 में। तुमसे फिर हमने तुम्हें कहा था कि भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? हाँ, समूहम सेट्टी। और तुम्हें कहा था गणतंत्र भारत के कौन है? ठीक है, जॉन मथाई। ठीक है, फिर हमने तुम्हें आगे कहा था बाबू कि कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए बजट पारित किया? कितने बताए? तीन। एक कौन था? राजीव गांधी। तीसरी इंदिरा गांधी। पहली महिला कौन थी वित्त मंत्री? इंदिरा गांधी। और हमने कहा था पूर्णकालिक महिला कौन सी थी? हम ये चीज की तुमको जानकारी दे चुके थे कि रेल बजट कब अलग हुआ था। पहली बार 1924 में। कौन सी कमेटी के द्वारा? एडवर्ड कमेटी के द्वारा। 2016 में साथ में मिला लिया गया था। यहाँ तक हम तुमको पढ़ा चुके थे। अब देखना तुम, आज अच्छे से समझना तुम कि बजट। अब बजट के प्रकार, बजट का पहला प्रकार समझना ये होता है शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट का मतलब होता क्या है? बोलो, शून्य आधारित बजट का मतलब अर्थ क्या होता है? शून्य आधारित बजट का मतलब ये होता है कि मतलब कि जो पुराना है, पुरानी चीजें खत्म करके नए सिरे से करो, शुरुआत कर दो। वो जैसे कि हम कोई, ये मतलब कि ये दुकान है। क्या है बाबू? दुकान है। अब ये दुकान है, दुकान में हमने कोई खाता चलाता ना, मतलब परचून की दुकान में। परचून की दुकान में हमने तुम्हारे यहाँ 500 रुपए की क्या ले रखी है? सौदा ले रखी है। तो दुकानदार बोलता है कि पहले ये वाला खाता का करो, चुकाओ, शून्य कर दो। मतलब ये वाला खाता मतलब कि चुका दो, फिर इसके बाद हम खाता क्या करेंगे? नया खाता, मतलब नया पन्ना में नया खाता लिखेंगे। तो शून्य आधारित बजट का मतलब समझ में आया क्या होता है? शून्य आधारित बजट का मतलब नए सिरे से बजट शुरू करना, उसे क्या बोलेंगे हम? शून्य आधारित बजट। समझ में आ गई ना बात? क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया। जब तुम अपनी जो ऑप्शन लूसेंट देखोगे, इसके क्वेश्चन कम से कम 15 लगातार होंगे ये शून्य आधारित बजट के। तो शून्य आधारित बजट की परिभाषा क्या है? मतलब पुराने लेन देन को समाप्त करके नया लेन देन शुरू करें, उसे क्या बोलते हैं हम? शून्य आधारित बजट। मतलब कि सीधी बात है, अगर एक लड़का ने किसी अगले लड़का को 500 रुपए उधार में पैसा दिए हैं, तो वो लड़का महीना की आखिरी तारीख को बोलेगा कि भैया ये वाले पैसा हमारे वापस करो। अगर लड़का ने चुका दिए तो फिर अगला जो व्यक्ति 500 रुपए दिए थे उधार, तो वो अगली बार दे सकता है, ताकि उसे क्या हो गया है? भरोसा। अगर नहीं दिए हैं तो फिर क्या देगा? पैसे देगा कब? वो नहीं देगा। तो शून्य आधारित बजट की तुम परिभाषा समझ गए। इसके बारे में आगे देखो, ये है। अब तुमसे पूछेगा, मतलब ये पूछेगा, इसमें फैक्ट बाई फैक्ट समझना तुम। अब शून्य आधारित बजट की शुरुआत किस देश में हुई थी सबसे पहले? बोलो, नहीं पता? शून्य आधारित बजट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? अमेरिका। कहाँ हुई थी बाबू? अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। अच्छे से समझना। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शून्य आधारित बजट की शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका में। लेकिन कब हुई थी? मतलब कि इसकी स्थापना समझ लो, या कब हुई थी शुरुआत में समझना। तो 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। अब भारत लेके कौन आया था शून्य आधारित बजट? तो राजीव गांधी। कौन लेके आए थे? राजीव गांधी। ठीक है, लेकिन कब लेके आए थे? 1987, 1988। ठीक है, कब लेके आए थे? 1987, 1988। अब समझना बाबू क्वेश्चन।
शून्य आधारित बजट की शुरुआत किस देश से हुई? अमेरिका। कब हुई? 1977। अब 1977 में हुई है, मतलब कि जब अमेरिका गए, अमेरिका दौरा में कौन गए? राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन थे? देश के प्रधानमंत्री। तो वहां से मतलब कि कौन से बजट को लेके आए? शून्य आधारित बजट। अब जो शून्य आधारित जो बजट है, इसमें भारत में इसको भारत में कब पेश किया गया था? 1987-88 में। अब इसके जनक कौन थे शून्य आधारित बजट के? तो क्या नाम था इसका? पहले, ठीक है, देखो बाबू, इनके जनक देखो तुम, जनक कौन थे? पीटर फायर। कौन थे? पीटर फायर। क्या नाम था इनका? पीटर फायर। ठीक है, क्या नाम था? पीटर फायर। समझ में आ रही है बात? शून्य आधारित बजट के जनक कौन थे? पीटर फायर। कौन थे? पीटर फायर। अब भारत में क्वेश्चन देखो यहाँ पर, शून्य आधारित बजट शुरू करने वाला प्रथम राज्य, ठीक है, तो भारत में शून्य आधारित शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ठीक है, आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। शून्य आधारित बजट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? भारत का कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। ये शून्य आधारित बजट समझ में आ गया ना? फिर आगे बजट अभी बता रहे हैं। पहले जो देखो, शून्य आधारित बजट के जनक कौन? पीटर फायर। सबसे पहले कहाँ? अमेरिका। कब हुआ था? 1977। हाँ, भारत कौन लेके आया? कब लेके आए थे? 1987-88 में। पहला राज्य भारत का कौन है जो मतलब शून्य आधारित बजट पेश करने वाला? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब दूसरा बजट देखेंगे। पहला बजट समझ जेंडर बजट तक पढ़ा चुके हैं। अब ये देखना तुमको कौन सा है? संतुलित बजट। संतुलित बजट वो बजट होता है जो मतलब आय व्यय कर रहे हैं समान रहे, मतलब दोनों पहलू कर रहे हैं बराबर रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित बजट। मतलब संतुलित बजट, ना हमको घाटा ना हमको मुनाफा हो, उसको कौन सा बजट बोलते हैं हम? संतुलित बजट। लेकिन संतुलित बजट लाना एक आसान बात नहीं है। कभी देश की आर्थिक स्थिति कमजोर भी हो सकती है और कभी देश की आर्थिक स्थिति सुधर भी सकती है। तो संतुलित बजट समझ गए ना? मतलब दोनों पक्ष बराबर हो, ना हानि न लाभ, तो हम का कौन सा बजट बोलते हैं? संतुलित बजट बोलते हैं। अब ये आउटकम बजट क्या होता है? आउटकम बजट वो बजट हो जाता है मतलब जो प्रगति कार्य पे अतिरिक्त पैसा लगाया जाता है, उसे कौन सा बजट बोलते हैं हम? आउटकम बजट। कौन सा बजट बोलते हैं? आउटकम बजट। समझ में आ रही है बात बात? आउटकम बजट कौन है? जो प्रगति कार्य में, जैसे मतलब कोई पुल या रोड बन रहा है, उसमें अतिरिक्त खर्चा कर दिया हमने, उसको कौन सा बजट बोलेंगे हम? आउटकम बजट। तो बजट के कितने प्रकार? चार। पहला प्रकार था कौन? शून्य आधारित बजट, और दूसरा कौन था? जेंडर बजट, और तीसरा संतुलित बजट, और चौथा कौन था? आउटकम बजट। अब इसके बाद आगे देखो तुम, बजट समझ गए ना? अब देखो
अब हम आगे बजट के आगे जा रहे हैं। ये क्या है? लोक राजस्व। आज राजस्व के बारे में हम बताएंगे। राजस्व घाटा होता क्या है, पूंजीगत घाटा होता क्या है, प्राथमिक घाटा होता क्या है, हर चीज देखो। पहले हम तुमको बताए थे लोक राजस्व। लोक राजस्व में शामिल किए जाते हैं दो ठैया तत्व किए जाते हैं। पहला होता है सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। मगर घर पे कोई पैसा आता है तो वो जो कमा के लाए वो क्या हो गया? आय। उसमें कुछ हिस्सा रख दिया तो उसको कहते हैं हम बचत, और कुछ कुछ हिस्सा खर्च कर दिया उसे क्या बोलते हैं हम? व्यय। ठीक है। अब पहले जो सार्वजनिक आय है, तो सार्वजनिक आय में क्या होता है? राजस्व आय और क्या होता है? पूंजीगत आय। राजस्व आय क्या कौन सी आय होती है? हाँ, राजस्व आय वो आय होती है जो सरकार मतलब कि पैसा के बदले तुम्हें क्या दे दे? सेवा दे दे। उसे कौन सी आय बोलते हैं? राजस्व आय। राजस्व आय का मतलब ये होता है कि जो तुमने मतलब कि जो सरकार को धन दिया उस धन के बदले तुम्हें क्या दे देगी? सेवा। लेकिन धन वापस लौटा के नहीं देती है। जैसे कि हम रोडवेज में परिवहन में बैठेंगे तो परिवहन में जो किराया लेगी तो कहाँ जाएगा? सरकार के। कहाँ जाएगा? सरकार के पास। लेकिन सरकार ने तुम्हें उस पैसा के बदले क्या दे दी है? सेवा दी है कि नहीं दी है? अब जैसे कि तुम कोई सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो वो फ्री पढ़ाती है सरकार, और खुद मतलब खर्चा करती है। अब वो खर्चा करती है, लेकिन आगे जो बीए में 1000 जो 1500 रुपए फीस आएगी वो सरकार तुम्हें इकट्ठी देगी। फीस के बदले तुम्हें क्या देती है? कॉलेज में बैठने के लिए जगह जगह देगी, साथ में मार्कशीट वगैरह मतलब की देती है। तो वो क्या हो गई है? राजस्व आय में। मतलब जो सरकार तुमके सीधे सीधे शब्दों में सरकार पैसे के बदले जो सेवा दे उसे कौन सी आय बोलेंगे हम? राजस्व आय। जैसे हमने रेलवे का फॉर्म भरा, 500 रुपए का दिए मतलब फीस दी है, 500 रुपए का लगी है फीस। तो फॉर्म भरने के साथ साथ में तुमको रेलवे रेलवे में पेपर कितने होंगे? जैसे एनटीपीसी का पेपर है तो 2 पेपर करवाती है। 2 पेपर करवाएगी, पहले करवाती है प्री, फिर करवाती है मेन। तो तुम्हें प्री में भी बिठा लेगी। ठीक है। अगर प्री क्वालिफाई हो गए तो काय में बिठा देगी? मेंस में भी बिठा देगी। तो ये सारी सुविधाएं व्यवस्था बनाएगा कौन? अपन एक पेपर देने जाते हैं, जैसे अपन कहीं भी गए, किसी भी शहर में गए तो एक 500 रुपए का लॉज मिलेगा कम से कम। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब तुम्हें वहां सरकार 3 घंटा बिठा देगी। एक आंटी जी भी लगाएगी कि लो बिन्नू पानी पियोगी कि नहीं पियोगी। वो गिलास लेके घूमती रहती है, और 4 मास्टर ऐसे घूमते रहते हैं बिल्कुल। हाँ, अपने अपने कंप्यूटर में झांको, अगल बगल नहीं झांको, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और सीट अंदर सरकाओ, थोड़ी बाहर के नहीं, ऐसे सीट करो। तो ये सुविधाएं देती है। तो वो कौन सा राजस्व होता है? कौन सी आय होती है? राजस्व आय। तो राजस्व आय समझ गए ना? अब देखो हम समझाते कौन सी आय? पूंजीगत आय। पूंजीगत आय है। पूंजीगत आय क्या कहलाती है? तो पूंजीगत आय वो आय होती है जो जनता का मतलब जो जनता द्वारा जमा की जाती है। जनता द्वारा जमा की गई सरकार के पास पैसा को क्या बोलेंगे हम? पूंजीगत आय। पूंजीगत आय होती वो सरकार की आय नहीं है। किसकी है? जनता की। जैसे बैंक में हम रुपया जमा करे आते हैं, वो सरकार का पैसा है क्या? नहीं है ना। लेकिन सरकार उसकी क्या करता है? रखवाली। अगर रखवाली कोई चीज की करेगा, जैसे हम सीधे उदाहरण दें, कोई भी रिश्तेदार हमारे यहाँ मोटरसाइकिल रख के गया है, बोलेगा कि हम 3 दिन बाद आएंगे मोटरसाइकिल उठाने, तो जब घर पे रखा गया तो चलाएंगे नहीं हम? रखवाली के बदली क्या करेंगे हम? 3 दिन मोटरसाइकिल का करेंगे, चलाएंगे। जैसी सरकार पे अपन ने पैसा जमा किया है, बैंकों में पैसा जमा किया है, तो वो सरकार की कौन सी आय कहलाती है? पूंजीगत आय। लेकिन सरकार की आय है क्या? नहीं। जब तुम बैंक में जाओगे तो सरकार एक बैंक में नियम भी लागू किए हैं कि तुम एक दिन में कितने बार पैसा निकाल सकते हो? अधिकतम 3 बार। 3 बार से ज्यादा नहीं। और बोलेगी 50,000 से जितनी लिमिट होगी, लिमिट रहती है कि मतलब इतने से ज्यादा नहीं, उसे पता है। लेकिन अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा सरकार के पास कौन सा पैसा है? पूंजीगत आय। ताकि सरकार अब बैंक से पैसा निकालती नहीं है। कैसे? मतलब कि क्या करती है? फोन पे, गूगल पे चला रही है। तो एक जनन के खाता से पैसा दूसरे जन के खाता में पहुंच जाता है, लेकिन वो पैसा घूमता रहता है फोन बाई फोन में, लेकिन रहता किसके पास है इकट्ठा? सरकार के पास। उसी में कैशलेस दे दी, 500 रुपया का मतलब फोन पे किया, 1 रुपया कैशलेस दे देता ना, दे देता। तो पूंजीगत आय समझ में आ गई? पूंजीगत आय क्या कौन सी आय कहलाती है? ठीक है।
और जैसे सरकार है, सरकार कहती है 10 साल में हम डबल पैसा करके देते हैं, 10 साल में देती है। जैसे LIC है, LIC में अपन बीमा खुलवाते हैं, तो वो भी पैसा का करती है, डबल करके देती है। 18 साल में हो या 10 साल में हो, तो वो एक ठैया का देती है तुमको ब्याज। अब 10 रुपए, मतलब 10 रुपए वार्षिक ब्याज दिया, वो गांव वाला ब्याज नहीं, गांव वाला ब्याज तो अलग होता है, वो एक महीना में 10% का देता है। लेकिन जो बैंक वाला ब्याज होगा वो साल भरे के लिए होता है। अब 10 साल के लिए दिया 10%, 10,000 रुपए जमा किए थे, तो 10 साल में कितने हो जाएंगे? 20,000, तो हो गए डबल। तो कहते कि हम तुम्हें डबल करके रुपया देंगे। तो 10 साल जो अपनी पूंजी है उसका उपयोग कौन करता है? सरकार करेगी। अब जब वो उपयोग करेगी उसमें जो कमाएगी पैसा, तो वो डबल करके का लौटा देगी, तुम्हें लौटा देगी। उसमें किसका लाभ है? आप भला, और तुम्हारा भला, और हमारा भी भला। कहते नहीं है हम भला तो जग भला, ऐसी कुछ बोलते हैं ना। हाँ, तो ये चीज समझ गए, पूंजीगत आय। राजस्व आय में कोई दिक्कत नहीं। सरकार द्वारा जो दिया गया धन, सरकार उसके बदले दिए गई सेवा को कौन सी आय बोलते हैं? राजस्व आय। सरकार के द्वारा जमा किया गया पैसा को कौन सा बोलते हैं? पूंजीगत आय। ये आय समझ गए ना। ये सार्वजनिक आय है, कौन सी आय बोलते हैं? सार्वजनिक। अब सार्वजनिक आय है, अब देखना सार्वजनिक व्यय। अब सार्वजनिक व्यय समझना बाबू, सार्वजनिक व्यय होता क्या है, ठीक है। अब ये होता है राजस्व व्यय, जो एक आकस्मिक घटना घटे, मतलब कोई आकस्मिक घटना घटे, या कोई एक ही कार में इकट्ठा खर्च किया गया पैसा, वो कौन सा बोलते हैं? उसे राजस्व व्यय बोलते हैं। जैसे अभी बीच में कोरोना था, वैक्सीन सबको लगाई गई थी, तो कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा आया था, वो वहन किसने किया था? सरकार ने। तो सरकार ने जैसे वहन किया गया था, तो वो कौन सा है? राजस्व व्यय। अब जैसे तुमको सब्सिडी के तौर पे दे, सब्सिडी के तौर पे दे, जैसे पूंजीगत व्यय होता है। जैसे हमने गैस है, जो व्यक्ति गैस, किसी का रोज तो सिलेंडर बढ़ाता नहीं है, जिसका जो सिलेंडर बढ़ाया, जो जनधन खाता के थ्रू खुला मिला है सिलेंडर हमको, मतलब LPG के कोई कनेक्शन के थ्रू, तो उसके जब थ्रू मिला है हमको सिलेंडर, तो उसमें क्या देते हैं? सब्सिडी, 100 रुपए, 150 रुपए। तो वो किस्तों में देते हैं, मतलब तीन करके किस्तों में। तो वो कौन सा खर्चा होता है? पूंजीगत व्यय। सीधे सीधे है। अगर लड़की की शादी में इकट्ठा खर्च किया गया रुपया, वो कौन सा व्यय होता है? राजस्व व्यय, ठीक है। और लड़की की पढ़ाई में किया गया रुपया, कौन सा है? वो पूंजीगत व्यय। मतलब जो चीज किस्तों में दी जाए वो क्या है, और जो इकट्ठी दे दी जाए, राजस्व व्यय। तो व्यय समझ में आ गया ना। और ये आज समझ में आ गई है। अब हम देखो बता रहे हैं, पहले समझना। अब ये राजकोषीय घाटा होता क्या है, राजस्व घाटा होता क्या? पहले जैसे ये हमारा कितना है? 100 करोड़। कितना करोड़ है? ये राजस्व आय है, ये सरकार की खुद की आय होती है। ये सरकार की क्या है? खुद की आय है। कितने करोड़ है? 100 करोड़। अब 100 करोड़ है। अब ये पूंजीगत आय है, यहां कर दो कितने करोड़ है? 200 करोड़ है। कितने करोड़ है बाबू? 200 करोड़। अब ये देखना, ये कितने करोड़ है? 150 करोड़। और ये कितना है? 300 करोड़। समझना तुम बात को। अब सरकार के पास खुद का पैसा कितना करोड़ है? 100 करोड़। लेकिन सरकार पैसे पे खर्च कितना कर रही है? 150 करोड़। इन दोनों, मतलब कि दोनों पैसों के अंतर को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों पैसे के अंतर को हम क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा। क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा। समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना। मतलब कि राजस्व आय हमारे पास कितनी? 100 करोड़। और राजस्व व्यय हमारे पास कितना? 150 करोड़। इन दोनों, मतलब आय और घाटा के दोनों के अंतर को हम क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा। तो पहले नंबर पे हम तुम्हें घाटा समझा रहे हैं, एक एक चीज। यहाँ तो मतलब आय, राजस्व आय में से राजस्व व्यय घटाएंगे, कि राजस्व व्यय में से राजस्व आय? ठीक है। मतलब कि जो अब ये राजस्व व्यय क्या है? बड़ा। और राजस्व आय क्या है? छोटा। तो राजस्व व्यय में से क्या घटा देंगे हम? राजस्व आय। तो का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो राजस्व घाटा, तुम राजस्व घाटा निकाल लोगे ना। अब क्वेश्चन वहां देगा, मैं मतलब समीकरण के
तो अभी हम बताएंगे। तो राजस्व घाटा कैसे निकालोगे? राजस्व आय में से, सॉरी, राजस्व व्यय में से राजस्व आय जब घटाते हैं तो क्या निकल के आता है? राजस्व घाटा। अब आगे देखो, ये चीज समझ गए ना? अब देखो पूंजीगत आय। अब पूंजीगत व्यय में से, पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत आय घटाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? पूंजीगत घाटा। पूंजीगत आय में, व्यय में से पूंजीगत आय घटाएंगे तो क्या बोल देंगे हम? पूंजीगत घाटा। समझ में आ गई? अब तुमसे पूछेगा सार्वजनिक व्यय में से, सार्वजनिक व्यय में से सार्वजनिक जब आय घटाते हैं तो क्या निकल के आता है? सार्वजनिक घाटा। सार्वजनिक घाटा का दूसरा नाम क्या होता है? बजटी घाटा। कौन सा घाटा होता है? बजटी घाटा। जो बजट होता है, बजट घाटा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सार्वजनिक घाटा का अन्य नाम क्या है? तो बजट घाटा। क्या नाम है? बजट घाटा। ठीक है। सार्वजनिक आय में से, सॉरी, सार्वजनिक व्यय में से क्या घटा देते हैं हम? सार्वजनिक आय। तो क्या निकल के आएगा हमको? सार्वजनिक घाटा। सार्वजनिक घाटा का क्या नाम है? बजट घाटा। समझ में आई बात? नहीं है तो पहले नंबर पे जैसे हम लिखे, पहले नंबर पे हम यहां लिख रहे हैं राजस्व। राजस्व क्या है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो राजस्व, राजस्व व्यय माइनस के राजस्व आय, क्या घटाएंगे हम? राजस्व आय। तो यहां निकल के आएगा हमारा क्या? यह निकल के कौन क्या आएगा बाबू? तो राजस्व घाटा। जैसे कि हमारे पास राजस्व व्यय कितना? 150 रुपया, और माइनस के राजस्व आय कितना? 100 रुपया, बराबर 150 में जब 100 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 50 करोड़। कितना करोड़? 50 करोड़। तो ये हमारा है क्या? क्या है ये? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा निकालना सीख गए? कोई दिक्कत है? अब वहां क्वेश्चन मिलेगा तो जो चल रहा कर लोगे ना कि राजस्व घाटा होता क्या है। तो राजस्व घाटा तुम समझा दिए ना। राजस्व व्यय में से क्या घटा देते हैं हम? राजस्व आय। तो क्या निकल के आ जाता है? राजस्व घाटा। पहले नंबर पे कोई दिक्कत है? ये मिटा दे रहे हैं हम। अब दूसरा समझो, दूसरा देखना तुम। अब ये क्या है हमारा? पूंजीगत, पूंजी, पूंजीगत घाटा। क्या है दूसरा? पूंजीगत घाटा। पूंजीगत घाटा निकालेंगे कैसे हम? ठीक है। तो यहां निकालेंगे हम पूंजी, पूंजीगत व्यय में से, ठीक है, क्या घटा देंगे बाबू? पूंजीगत आय। तो क्या निकल के आ जाता है हमारा? पूंजीगत घाटा। जैसे हमारी पूंजीगत व्यय कितना है? 300 रुपया, और पूंजीगत आय कितनी है हमारी? 200 रुपया। इसमें कितने का अंतर है? 100 करोड़ का। तो जो 100 करोड़ का पूंजीगत घाटा कितना है हमारा? 100 करोड़ का। कितना घाटा है? मतलब जनता के पैसा कितने थे? 200 करोड़ जमा। हमने खर्च कितने कर दिए? 300 करोड़ रुपए जमा। कितने कर दिए? 300 करोड़। तो जनता के तो पैसे चुकाने पड़ेंगे ना। अब जनता के पैसे जब चुकाने पड़ेंगे, तुम्हारे पास है नहीं है, तो कर्जा कहां से लेना पड़ेगा? विदेश से। कहां से लोगे? विदेश से। तो दो राजस्व घाटा समझ में आ गया ना, और पूंजीगत घाटा। अब तीसरा देखो, यहां दिख रहा ना बाबू? बोलो, दिख रहा? अब देखो सार्वजनिक घाटा कौन सा है? सार्वजनिक, सार्वजनिक घाटा। इसी का क्या नाम है? इसी को हम बोल देते हैं, यहीं बगल में लिखने दे रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? बजट घाटा। क्या नाम है इसका? बजट घाटा। अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन पूछता है। सार्वजनिक घाटा बराबर क्या होता है? ठीक है, सार्वजनिक व्यय माइनस के सार्वजनिक, सार्वजनिक आय।
ये कितना क्या है, सार्वजनिक आय। तो तीन चीजें तुम्हारी क्लियर हुई ना, बोलो। ये चीज तो क्लियर है। अब तीन, अगर ये चीज क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, तो तुम्हारी ये भी चीज क्लियर हो जाएंगी। तुमसे पूछेगा पूंजीगत घाटा होता क्या है, ठीक है। पूंजीगत व्यय में से क्या घटा देते हैं हम, पूंजीगत आय, तो उसको क्या बोल देंगे, पूंजीगत व्यय में से क्या घटाएंगे हम, पूंजीगत आय। तो क्या निकल के आ जाता है हमारा, कौन निकल के आएगा, पूंजीगत घाटा। अब तुमसे राजस्व घाटा बोलेगा, तो राजस्व व्यय में से क्या घटाओगे, राजस्व आय, तो क्या निकल के आ जाएगा, राजस्व घाटा। यहां तक कोई दिक्कत है। अब सार्वजनिक घाटा, ये मध्य सार्वजनिक घाटा है, ये सार्वजनिक व्यय में से क्या घटा देते हैं, सार्वजनिक आय, तो क्या निकल के आ जाएगा, सार्वजनिक घाटा। जैसे कि 200 और 100 कितने हो गए, ये 300, मतलब 100 सरकार राजस्व आय कितना था हमारा 100, और जनता का पैसा कितना था 200, तो कुल कितना हो गया 300। अब ये कितना 150 और 300, तो ये कितना 450, 450, मतलब 450 करोड़ रुपया वे और 300 करोड़ रुपया जी, दोनों में अंतर कितने करोड़ का, 150 करोड़ का। अब ये 150 करोड़ का, इसी को क्या बोलते हैं हम, बजट घाटा। क्या बोलते हैं, बजट घाटा। तो तुमसे पूछेगा बजट घाटा निकालते कैसे हैं, ठीक है। सार्वजनिक व्यय में से क्या घटा देते हैं, सार्वजनिक आय। यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे देखो, हाँ, ये तीन चीजें समझ में आ गई ना। अब जो होगा तो फिर आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। जो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर लिया करें।